नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने एनटीपीसी सीबीटी 2 की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के 35 सवालों को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के 35 सवालों को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि इनको कैसे बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व किया जा सकता है जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। यह क्लास रेलवे की आगे आने वाली एग्जामों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम ग्रुप डी का कल या आगे आने वाली डेट्स को है वो इस क्लास को जरूर देखें। तो अब ज्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 की धनराशि 2 वर्षों में 12,100 हो जाती है तो चक्रवर्धित ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इधर देखिए, इसको अपन क्या कर लेते हैं, पहले कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है, हमारे पास बचा है 100 और यहाँ 121। अब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। ये अंडर रूट कर दिया। 2 वर्षों का है, अगर 3 वर्षों का तो क्यूब रूट करते। तो 2 वर्षों का है तो अंडर रूट किया, यहाँ पे कितने आए 10 और यहाँ पर 11 आए हैं। तो कोई भी धनराशि एक वर्ष में 10 से 11 हो रही है तो कितना बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। कितने पे बढ़ रही है, 10 पर बढ़ रही है तो 1/10। तो 1/10 का मतलब कितना होता है, 10%। कितना होता है, 10%। तो जो प्रतिशत दर है वो कितनी है, 10% है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया? तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि 10,000 के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% की वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष बाद देय मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है 2 वर्ष का, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, जो रेट है, रेट कितनी है, A% है, और 2 वर्ष का क्या पूछा जा रहा है, 2 वर्ष का CI आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो रेट है उसको क्या करना है, डबल कर देना है, 2A प्लस A² बटे में 100 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अपन को रेट कितनी दे रखी है, 6% दे रखी है, तो इसको क्या करना है, डबल कर देना है। डबल किए कितने हो गए, 12, प्लस में करना है A² मतलब 36 बटे में 100, तो 0.36 नहीं, 1 मिनट, 12 नहीं होगी। यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगी, अर्धवार्षिक रूप से, तो ये वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी हो गई, 3% हो गई है। तो रेट अपने पास कितनी है, 3% है। 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया, और क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 9 में 100 का भाग देंगे तो 0.09 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 10,000 के ऊपर हमें क्या निकालना है, 6.09% की वैल्यू निकालनी है। तो 10,000 का 1% कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ब्याज कितना आ गया अपने पास, 609 ब्याज हो गया है। और बताना क्या है, मिश्र धन, तो इसमें 10,000 और प्लस कर दो, प्लस 10,000। तो 10,000 हमने प्लस किया तो कितना हो गया अपने पास, 10,609। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, यहां हमें 6% नहीं लेंगे,
क्योंकि 6% तो वार्षिक दर दे रखी है और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है आपको। और यहाँ देखो 1 वर्ष बाद ही मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, समझ आ गया है? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 13 घंटे में तय करता है और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ अधिक दूरी को 15 घंटे में तय करता है। तो तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल कितनी होती है? तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? तो जितनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को कर लेंगे भाई, जितनी उसने तय की है। तो उस टोटल डिस्टेंस के अंदर अपन जितना भी समय लगा है, टोटल समय, उसका भाग देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगी? यहाँ पर 13 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 13 घंटे तक तय करता है। तो इसने टोटल 13 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली है, इनको मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो गए 13 मल्टीपल 3 इक्वल हो गए 39। और यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 घंटे तक चलता है। 15 मल्टीपल 6 कितना हो गया? 90। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी तय कर ली? 129। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई है। तो अब टोटल समय का इसके अंदर भाग देंगे तो एवरेज स्पीड निकल के आई। तो टोटल समय कितना हो गया अपने पास? टोटल समय है अपने पास 13 और 15 कितने हो गए? 28 हो गए। अब 28 का भाग 129 में देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? एवरेज निकल के आएगा। जब हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो 28 का भाग 129 में क्या 11 बार जा सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, नहीं जा सकता। क्या 8 बार जा सकता है? 8 बार भी नहीं जा सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं 2 और 3। तो 28 को अपन क्या मान लेते हैं? 30 मान लेते हैं। तो 30 का भाग 129 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार जाएगा, 4 के आसपास। तो 4 के आसपास ऑप्शन 2 ही है, एक ही है। ऑप्शन 3 भी आपका सही आंसर नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी हैं। नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं और मेस का दैनिक व्यय 260 बढ़ जाता है, जबकि प्रति विद्यार्थी औसत व्यय 10 कम हो जाता है। मेस का मूल दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो 30 नए विद्यार्थी हो गए तो 10 क्या हो गया? 10 कम हो जाता औसत व्यय। तो क्या हुआ? मेस वाले अब आपको खराब खाना देने लग गए, उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। जैसे एडमिशन बढ़ते हैं मेस वालों का ये होता है कि वो क्वालिटी गिरा देते हैं, सब्जी में पानी मिला देते हैं। तो यहाँ क्या थे? पहले कितने विद्यार्थी थे? पहले अपने पास विद्यार्थी थे 80। अब कितने हो गए? 30 नए और जुड़ गए तो अब कितने हो गए? 110। पहले कितना खर्चा हो रहा था? पहले मानो अपने पास जो व्यय हो रहा था वो x हो रहा था। ठीक है, अब कितना हो गया? अब x माइनस 10। जो पहले एवरेज जो व्यय हो रहा था, एक्सपेंडिचर हो रहा था, वो x हो रहा था। अब कितना होने लग गया? अब होने लग गया है x माइनस 10 होने लग गया है। तो आप मुझे बताइए कि पहले टोटल व्यय कितना हो रहा था? तो पहले टोटल व्यय हो रहा था 80 इंटू एक्स, और अब टोटल व्यय कितना हो रहा है? तो अब टोटल व्यय हो रहा है 110 इंटू एक्स माइनस 10। अब इतना हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 30 नए विद्यार्थी आ गए हैं
तो 30 नए विद्यार्थी आ गए हैं, तो कितना व्यय हो जाता है, 260 और बढ़ जाता है, 260। तो जो पहले का जो व्यय था वो कितना था, 260 कम था, तो मतलब 260 इधर प्लस कर देते हैं, तो अभी क्या हो गया, इक्वल व्यय हो गया है दोनों तरफ। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सिंप्लीफाई किया, 0 से 0 कैंसिल, इधर भी 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8x प्लस 26 इक्वल 11x माइनस कितने हो गए, 110 हो गए। ठीक है, जब ये 8x 11x की तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, टोटल कितने x बचेंगे अपने पास, 3x बचेंगे, और इक्वल जब 110 26 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितने हो गए, 136 हो गए हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई है, x की वैल्यू निकल कर आई है 136/3। क्या निकल कर आई है, 136/3 अपने पास क्या है, x की वैल्यू है। चलो ठीक, तो x की वैल्यू हो गई, हमें बताना क्या है, मूल दैनिक व्यय बताना है, मतलब जो पहले का जो व्यय हो रहा था स्टार्ट में वो हमें बताना है, और जो पहले का व्यय कितना है, 80x, तो यहाँ क्या हो गया 80, और x की जगह क्या रख दिया अपन ने, 136/3 रख दिया है। क्या रख दिया है, 136/3 रख दिया है। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब ये किसी काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इधर करेंगे, तो इसको मल्टीपल किया, 180 को मल्टीपल करेंगे, चलो 180 को मल्टीपल नहीं करेंगे, क्या 136 को हम 135/3 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो। तो 135/3 का मतलब हो गया 45, और इसका मतलब हो गया प्लस 1/3। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है, चलो इसको मिटा देते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं 80 इंटू 45 प्लस 1/3। ठीक है, तो 80 का मल्टीपल कीजिए 45 में, कितना आ गया, 8 को 5 से मल्टीपल करेंगे, 40 का 0, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, तो ये 3600 आ गया है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आंसर आएगा वो 3600 के आसपास आएगा। तो 3600 के आसपास ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 तो कैंसिल हो ही गया, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 1 ही बचा है। तो जो 1/3 है अपने पास, इसको जब अपन 80 से मल्टीपल करेंगे तो ये लगभग जाएगा 26 पॉइंट कुछ जाएगा। क्या जाएगा, 26 पॉइंट कुछ जाएगा। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या आएगा, 3626 के आसपास आएगा। तो 3626 के आसपास कौन सा है, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। एक ही ऑप्शन है जो 3626 के आसपास है। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई है? अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वस्तुओं x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 2:3 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 43% का लाभ अर्जित किया और उसे वस्तु y को बेचकर 12% की हानि हुई, तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ और हानि प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। लाभ हुआ है या हानि, ये आपको क्या करनी है, बतानी है। तो वस्तु अपने पास x है और y है, तो किस रेशो में है, 2:3 के अंदर है। ठीक है, जो 2:3 के अंदर है तो जो x वस्तु है उसको क्या है, 43% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, और जो वस्तु y है
उसे 12% की हानि पर बेचा गया है। तो आपको क्या बताना है, टोटल लाभ बताना है, टोटल लाभ या हानि कितनी हुई है ये बताना है। तो जब x को बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसको हो गया 86% लाभ हो गया है। लेकिन जब y को बेचा तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो उसे हो गई 36% की हानि हो गई है। तो टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो टोटल हो गया अपने पास 36 गए 50% का लाभ हो गया है। और कितने पर हुआ, 3 और 2 5 पर हुआ है। तो कितने पर हुआ है, 5 पर हुआ है। तो संपूर्ण लेन देन में कितना लाभ हुआ, संपूर्ण लेन देन में हमें हुआ 10% का लाभ हो गया। कितने का हो गया, 10% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10%। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई? अगर समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक बेईमान दुकानदार। दुकानदार तो लगभग सारे बेईमान होते हैं, ठीक है। तो बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वो ग्राहकों से बोलता है कि मैंने जितने में खरीदा है माल मैं उतने में ही आपको बेच रहा हूं, मैं 1 रुपए भी नहीं कमा रहा। मतलब वो क्या कर रहा है, वो ला रहा है और उतने ही पैसे में दे रहा है, कोई भी मार्जिन उसका नहीं है, 1% भी प्रॉफिट नहीं ले रहा है। लेकिन दुकानदार निकला बेईमान। वो जिस बाट का उपयोग करता है उसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% कम है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो बेईमान दुकानदार का लाभ निकालते हैं। तो क्या बोलता है, हम मान लेते हैं कि जो वो है क्या नाम से बाट, उसका वजन 100 है। कितना है, 100 है। लेकिन रियल में क्या है, रियल में वो जो वजन है वो 37% कम है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 63 ही है। दिखने का तो 100 दिख रहा है लेकिन रियल में वो 63 ही है। या फिर आप इसे क्या मान लो, ये एक मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, और ये क्या है, रियल प्राइस मतलब सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। वो बेचने का क्या कर रहा है, वो बेचने का दावा कर रहा है कि जो मार्क प्राइस है उस पर बेचने का उसे दावा कर रहा है। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, जब वो मार्क प्राइस पर बेचेगा तो प्रॉफिट कमा रहा है 37 का। और 37 का प्रॉफिट कितने पे कमा रहा है, 63 पर। कितने पे कमा रहा है, 63 पर कमा रहा है। तो इंटू 100। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और ये 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम जो 63 है उसका 37 के अंदर भाग देंगे। क्या करेंगे, 63 का 37 के अंदर भाग देंगे। तो 63 का अपन जैसे 63 को अपन कितनी बार दे सकते हैं, जैसे मान लो 6 बार भाग गया तो 63 का 6 बार भाग जाता है। तो 36 18 6 6 36 37 कितने हो जाता है, 37, मतलब इससे ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 63 है उसका इस संख्या में भाग 60 से तो कम जाएगा। कितना जाएगा, 60 से कम जाएगा, ना तो 60 जाएगा ना 60 से ज्यादा जाएगा। तो इधर देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में देखो 2 3 और 4, ये तीनों क्या है, 60 से ज्यादा है, या तो 60 है या 60 से ज्यादा है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, 60 से कम वाला ही आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को करना आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यानी क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है, लेकिन नहीं। अब जैसे मान लो इसका जवाब यानी कि भाग दोगे तो टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 63 का भाग 3700 में कितनी बार जा सकता है। तो ये लगभग 60 से कम जाएगा। तो 60 से कम अपने पास क्या है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल आपके सामने है अनुपात का। इससे पहले वाले शिफ्ट में मैंने आपको सवाल करवाया था, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था और इसमें भी पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे करते हैं, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको बताना है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इधर जो ये संख्या है इसका आधा किया अपन ने, क्या किया, आधा। तो आधा कितना हो गया, आधा हो गया 38। तो जो ये संख्या है 38, ये 38 से कितनी बड़ी है भाई, 38 का मतलब ये हो गया है कि ये 50% है, 50% से तो ये ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 50% से 5 ज़्यादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी, इसका क्या है, इसका आधा अपन ने किया तो ये हो गया 37। और इस 37 से क्या है, ये कम है, मतलब ये 50% से कम है। और ऊपर वाली क्या है, 50% से ज़्यादा, तो ये तो बड़ी हो ही नहीं सकती, तो इसको तो हटा दिया अपन ने। यहाँ ये देखिए आप, 61 का आधा किया तो ये लगभग 30 होती है, 30 होती है। तो 22 30 से छोटी है, ये भी 50% से कम है, तो ये भी नहीं हो सकती। अगला देखा, 51 का आधा किया तो ये लगभग जाता है 25.5। ठीक है, लगभग नहीं, सही जाता 25.5। तो 25.5 से कितनी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 12.5। तो 50% तो ये है ही, ये और ये 50% से इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पे 50% ये रहा, 50% से ये ज़्यादा है 5.76। कितनी ज़्यादा है, 50% से 5 ज़्यादा, और यहाँ पे 12.5 ज़्यादा है। तो कौन सी ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़ी ये संख्या है। तो ऑप्शन 4 ही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि एक दुकान किसी उत्पाद पर 10%, 15% और 20% की 3 क्रमागत छूट देती है। वह एकल समतुल्य छूट प्रतिशत ज्ञात करे जिससे अंतिम मूल्य समान रहे। तो आपको एक समतुल्य छूट आपको बतानी है। तो जब भी आपको 3 तरीके की छूट दे रखी हो, जैसे A% दे रखा हो, B% और C% आपको दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, समतुल्य जो छूट है वो निकालने के लिए पहले तो तीनों को ऐड कर देना है, A प्लस B प्लस C। ठीक है, फिर माइनस करना है AB प्लस BC प्लस CA बटे 100। फिर प्लस कर देना है ABC तीनों का मल्टीपल बटे 10,000। ठीक है, इससे आपकी समतुल्य जो प्रतिशत छूट है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन में 10%, 15% और 20% की छूट दे रखी है। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो तीनों को जब ऐड करेंगे कितना आ गया अपने पास, 45 आ गया है। माइनस करेंगे ए बी, तो पहले क्या करेंगे, 10 और 15 ए बी का गुणा करेंगे, कितना हो गया 150, प्लस 15 और 20 का गुणा करेंगे, कितना हो गया 300, प्लस क्या करेंगे फिर 20 और 10 का मल्टीपल करेंगे, कितना हो गया 200 बटे में 100 है, प्लस तीनों को मल्टीपल करेंगे, कितने हो गए 15 दूना 15 और 20 कितने हो गए, ये हो गए 300। 300 और 10 गुणा 10 करेंगे तो कितने हो गए 3000 बटे 10,000। चलो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो हटी तो यहाँ पॉइंट लग गया। ठीक है, यहाँ 2 जीरो उठाएंगे तो ये 2 जीरो और यहाँ 1.5 हो गया। तो 45 माइनस माइनस कितने हो गए 5 और 6.5 प्लस 0.3।
तो यहाँ माइनस करेंगे, 0.3 माइनस हुआ इसमें से, वो प्लस हुआ इसमें से 6.5 में, तो अपने पास क्या बचा 6.2। अब 6.2 माइनस कर देते हैं 45 में से, तो 7 माइनस करते हैं, तो 7 माइनस किया तो कितना बचा 38, और 0.2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। तो 38.8% जो समतुल्य छूट है वो निकल कर आती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अब ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या आप ऐसे सवाल को सोल्व कर लेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? यस या नो के अंदर आंसर दीजिए। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 56 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है, ये आपको बताना है। चलो क्वेश्चन को करते हैं। चलो उसका मान लेते, पंखे जो पंखा है उसका सीपी कितना था 100 था, लेकिन क्या करता है दुकानदार उस पर 50% अधिक अंकित करता है। तो 50%, 150 नहीं, 50% अधिक अंकित कर दिया तो कितना बढ़ गया, ये 50 बढ़ जाता है। तो कितना हो गया यहाँ पे 150। ये क्या हो गया, ये मार्क प्राइस हो गई है। आगे क्या दे रखा है कि अब इस पर 10% की छूट देता है। अब 10% की छूट भी दे दी। चलो तो 10% कितना होता है 150 का, 15 माइनस हो गया तो कितना हो गया अब यहाँ पे 135 हो गया है। कितना हो गया है 135 हो गया है। अब इसको कितने का लाभ हुआ, इसको लाभ होता है +35 का, और लाभ हो कितने का रहा है 56 रुपए का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां काटेंगे अपन 5 और 8, यहां एक की वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 8/5 निकल के आएगी। क्या निकल कर आएगी 8/5। और हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो 8/5 को 150 से मल्टीपल कर देते हैं, ये कर दिया 8/5 को 150 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, 5 से काटा कितनी बार 30 बार, तो 8 या 24, 240 आ गया। तो इसका मार्क प्राइस कितना है 240 रुपए है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। तो आपका आंसर कितना आया है 240। जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर उस पंखे का जो मार्क प्राइस है वो 240 है। अगर हमसे क्या पूछता, अगर हमसे पूछता है इसका कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस भी निकाल देते 100 इंटू 8/5, 5 से कैंसिल करते 20, कितना हो गया 160 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई है? अगर समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल एक इजी सवाल है, कुछ नहीं करना। चलो सरल करते हैं। कैसे सरल करते हैं, क्या करेंगे 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना बचा 2x² माइनस, वो प्लस है, 4x को यहाँ ऐसे कैसे उतार देते हैं, फिर माइनस 1 बचेगा ये प्लस का, फिर 2 का भाग इसमें देंगे 4 में, कितना बचा 2x² माइनस 7x प्लस कितना बचा 2 का भाग देंगे 6 में तो 3। ठीक है, 2x और 2x² कितने हो गए 4x² प्लस, प्लस है नहीं माइनस होएगा, प्लस का 4x और माइनस के 7x कितने बचे माइनस के 3x, और माइनस का 1 और प्लस का 3 कितने बचे +2। ठीक है,
तो क्या अपने पास सरल किया 4x² माइनस 3x प्लस 2 है। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 के अंदर है 4x² माइनस 3x प्लस 2। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्या इसको सरल करने में कोई दिक्कत आई? आराम से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी स्टूडेंट इसको कर सकता था, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि पहले कोई मान है, उसके अंदर 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो निवल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज सीख लीजिए, अगर कोई संख्या है या मान है, उसके अंदर पहले a% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद में b% की वृद्धि की जाती है। तो जो कुल वृद्धि हुई है, निवल जो वृद्धि हुई है, वो कितनी वृद्धि हुई है? तो ये a प्लस बी प्लस AB/100 हुई है। तो यह a कितना है? 10% प्लस b कितना है? 20%। प्रतिशत आपको यानी कि लगाने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा। प्लस कितना है? AB 10 इंटू 20/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से क्या बचा ये? 2। तो कितने हो गए? 10 और 20 कितने हो गए? 30। 30 और 2 कितना हो गए? 32। तो 32% की निवल वृद्धि हुई है। कितने की हुई है? 32% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 32%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। समझ आ गया है दोस्तों? अगर समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन का, जो एक रेलवे का एक फेवरेट माना जाता है टॉपिक, क्योंकि इसी से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले जो इस वाला है, ये वाला एरिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 प्लस 1, तो इसका 7 का क्या एलसीएम ले लेंगे तो कितने हो जाएगा? 7 प्लस 3 कितने हो गए? 10। तो ये हो गया 10/7। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/10। तो आओ चलो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2/3/2 प्लस 7/10 प्लस प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 3/5। अब इसका एलसीएम लेते हैं 10। तो कितने हो गए? ये 15, 5 बार जाता है, प्लस 7 माइनस 5 दूनी 10, 6। कितना हो गया? 6 हो गया है। तो निकल कर कितना आया है? 16/10। तो या तो इसका आंसर हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 1.6 होता है, 1.6 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे? इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 8/5 है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8/5 हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या अब हम आगे बढ़ जाए? अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? 360 अधिक है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो कितना अधिक है ये? क्योंकि दर जो समय है वो तो सेम है, जो डिफरेंस पैदा होगा वो किससे होगा? रेट से ही होगा। तो रेट यहाँ पर 6% और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 8% है। तो कितनी ज़्यादा है? 2% ज़्यादा है। और कितने वर्ष पर ज़्यादा है 2%? 3 वर्ष के लिए। तो टोटल कितनी ज़्यादा है? 6% है। और 6% की हमें वैल्यू दे रखा है 360। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 60। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मूलधन कितना है। तो मूलधन में क्या करना है? हमें 100 की वैल्यू बतानी है। कितने की वैल्यू बतानी है? 100% की। तो 100 जीरो लगाए तो 2 जीरो इधर ला गए, तो कितना हो गया? 6000। तो मूलधन कितना है? 6000 रुपये है। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों?
क्या ये चीज़ आप लोगों की समझ में आई? अगर समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको 5, 155 और 83 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या होती है जिसके अंदर तीनों नंबर्स का भाग जा सके। तो क्या करेंगे एलसीएम के लिए? 5 को हटा देते हैं क्योंकि 155 के अंदर है 5। तो 155 इंटू 155 इंटू 83 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 155 इंटू 83। चलो करते हैं। मैं पूरा आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत बता देता हूं जिससे आंसर आ जाएगा। चलो 3 का मल्टीपल करते हैं 5 से, तो कितना आया? 15 बचा 1। 5 से मल्टीपल किया कितना आया? 15 और 1 16। तो बस 16 मैं यहीं तक करूंगा, आगे आप देख लेना। 8 का मल्टीपल किया मैंने कितने से? 5 से, तो कितना आया? 8 पंजे 40 का 0 आ गया है। कितना है? 0। तो जो लास्ट की दो संख्या होगी वो 65 होगी। जो आंसर होगा इसका एलसीएम होगा, उसकी जो लास्ट की दो संख्या होगी वो 65 होगी। तो क्या पहले ऑप्शन के अंदर है 65? नहीं। क्या तीसरे ऑप्शन के अंदर है 65? नहीं। क्या चौथे ऑप्शन के अंदर है 65? नहीं। ओनली जो दूसरा ऑप्शन है उसी के अंदर लास्ट की दो संख्याएं 65 है। तो यही आंसर होगा। ऑप्शन 2 ही आपका क्या है? सही आंसर है। इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो है 12,865। क्लियर है दोस्तों? समझ आ गया? क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? अगला क्वेश्चन आपके सामने है फिर से एक बेईमान दुकानदार का। ये बेईमान दुकानदार शुद्ध घी का मूल्य, जो इसके पास शुद्ध घी है उसका मूल्य है 86 रुपये प्रति केजी, और ये बेईमान है तो उसमें क्या करता है? 43 रुपये पर केजी मूल्य वाला वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को वो 80 रुपये पर केजी की दर से बेचता है। और क्या करता है उसमें? उसमें करता है 60% का लाभ कमाता है। तो दोनों को किस अनुपात में मिश्रित किया ये आपको बताना है। तो ये 60% का लाभ कमाता है, तो इसका जो क्या होगा? ये एसपी, तो हमें क्या निकालना है? सीपी। तो 60% कितना हो गया? 60% का मतलब होता है 3/5। मतलब 5 की कोई चीज़ थी उसको ये 3 एक्स्ट्रा में बेच रहा है। मतलब कितने में बेच रहा है? 8 में बेच रहा है। ये 8 की वैल्यू है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 10। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। कितनी हो गई? 50। तो इसका सीपी कितना है? 50। तो कोई जो शुद्ध घी था वो 86 में बेचा जा रहा था, 86 की था, उसके अंदर मिलावट किया 43 रुपये वाला जो वनस्पति तेल है उसको मिला दिया। अब इनको जब मिलाया तो इसकी जो रेट हो गई है वो कितनी हो गई है? 50 हो गई है। कितनी हो गई है? 50। तो ये किस अनुपात में मिलाएगा? तो इनका रेशो निकालना है। तो 43 गया कितना हुआ? 7, और इधर गया तो कितना हुआ? 36। तो इसने शुद्ध घी और जो मिलावटी तेल है उसका रेशो लिया था 7:36। कितना रेशो लिया था? 7:36 लिया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? अगर समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। क्या आप सवालों को खुद से करने की कोशिश कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो कोशिश करो खुद से करने की। अगर आप सवालों को खुद से करने की कोशिश करोगे तभी ही एक बेहतर रिजल्ट निकल कर आएगा, नहीं तो कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा और आप देख लोगे फिर आप भूल जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को आपको खुद से करने की कोशिश करनी है, फिर कोशिश करने के बाद में सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो इधर देखिए, यह 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 बटे में 4 की पावर 2 इंटू 8 है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो। चलो लिख दिया।
तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 पावर कैंसिल हो गई 2 की, तो 1 बची। यहाँ 4 की पावर 2 से क्या कैंसिल हो गई है, ये 4 की पावर 2 कैंसिल हो गई है, 1 बची। तो टोटल अपने पास बचा कितना, टोटल अपने पास बचा है 4 और 2 8 इंटू 4 की पावर 4 है, तो ये कितने हो गए 256 हो गए। तो क्या है यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो सब के अलग अलग है ऑप्शन में। तो 8 6 की 48, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 8 आएगा। क्या आएगा यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो और कौन से ऑप्शन के अंदर है यूनिट डिजिट 8, ऑप्शन ए की है जो जिसके अंदर यूनिट डिजिट 8 है, बाकी के अंदर नहीं है, तो बाकी के आंसर नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट से आप इसे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल है आपके सामने। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 155 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो एक ठोस अर्धगोला है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो ये ठोस अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अर्धगोले के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और निकालनी है त्रिज्या की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल कितना दे रखा है 155। कितना दे रखा है 155 दे रखा है। तो आर स्क्वायर इक्वल है 7 का मल्टीपल कीजिए 155 से, 7 पंजे 35 का 5, फिर 7 पंजे 35 और 3 38 का 8 और 7 एकम 7 और 3 कितने हो गए 0, 1085 हो गया। बटे में क्या हो गया, इससे मल्टीपल कर लीजिए 22 का 3 से, कितने हो गए 66 हो गए हैं। बटे में 66 है, आपको निकालना है आर की वैल्यू, ये है आर स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ से आर स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लग जाता है अंडर रूट लग जाएगा। तो आर की वैल्यू है अंडर रूट 1085/66 जो ऑप्शन 4 के अंदर है। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। एक बस डिपो से प्रत्येक 8 मिनट में बसें निकलती है और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। समान सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती है। यात्री की चाल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा कैसा सवाल पहली शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था, बस उसके अंदर क्या है जो ये डेटा है वो चेंज था, लैंग्वेज बिल्कुल सेम थी। ठीक है, उसके अंदर यात्री की चाल पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में भी यात्री की चाल ही पूछी गई है। तो यहाँ देखिए आप, जो यहाँ है, चलो मान लेते हैं ये एक डिपो है, बस डिपो है। यहाँ से प्रत्येक 8 मिनट में क्या निकलती है बसें निकलती है, और जो व्यक्ति डिपो की तरफ आ रहा है वो व्यक्ति ये रहा, यहाँ पे खड़ा है, भी क्या कर रहा है खड़ा है। बसें निकलती है तो ये भी इधर चलना स्टार्ट कर देता है, चलता है। चलो, प्रत्येक 8 मिनट में निकलती है, तो प्रत्येक 8 मिनट में निकली, तो बस जो पहली बस निकली थी वो जाकर यहाँ मिली। अब दूसरी बस कितने मिनट में निकलेगी 8 मिनट के बाद निकलेगी। लेकिन ये व्यक्ति ये रुका हुआ थोड़ी है, ये तो चल रहा है, इसको तो डिपो में पहुंचना है, क्योंकि बस बीच में बैठाती नहीं है, इसलिए ये डिपो पहुंचेगा। तो ये 8 मिनट में यहां पहुंच गया। चलो ठीक है, तो दूसरी जो बस आई, वो दूसरी बस आती है तो वो कहां मिलती है उसको, यहां पर मिलती है। यहां बस डिपो से तो ये 8 मिनट के अंतराल में निकलती है, लेकिन जो ये व्यक्ति है, ये यात्री है, इसको ये 6 मिनट में मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति 6 मिनट में यहां पहुंच गया। क्या हुआ, ये 6 मिनट में यहां पहुंच रहा है, और जो बस है ये यहां तक पहुंच रही है 8 मिनट में। ठीक है,
तो ये 6 मिनट में ये व्यक्ति यहाँ पहुँचा तो बस भी 6 मिनट में यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँची ना भाई, बस भी यहाँ पहुँची है 6 मिनट के अंदर। तो व्यक्ति ने ये दूरी 6 मिनट में दूरी की है और बस इस दूरी को कितने मिनट में कर लेगी? 2 मिनट में। कितने में कर लेगी? 2 मिनट में कर लेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों का टाइम आ गया है। एक सेम दूरी को तय करने में दोनों के कितना टाइम लगता है वो हमारे पास आ गया है। ये इधर बस है और ये यात्री है ट्रेवलर। ठीक है, तो बस किसी भी दूरी को तय करता है और सेम दूरी है, उसको 2 समय लगता है, 2 मिनट लगती है, 2 घंटे लगते हैं। और जो यात्री है उसे करता है 6 मिनट में। तो ये क्या हो गया? टाइम हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1:3 हो गया। तो स्पीड का रेशो क्या होता है? जब दूरी सेम हो तो स्पीड का रेशो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। 3:1 हो गया। अब 3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 24। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 का भाग देंगे 8, तो 8 किलोमीटर पर हावर हो गई 1 की वैल्यू। और जो ट्रेवलर है उसकी स्पीड भी 1 ही है, तो ट्रेवलर की स्पीड कितनी हो गई है? 8 हो गई है। क्या है इसका आंसर? 8 किलोमीटर पर हावर है। जो यात्री है वो बस डिपो की तरफ 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है और बस उसकी तरफ 24 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रही है। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई है? अगर आपको इस सवाल में कोई परेशानी हो तो सवाल को आप इससे दोबारा देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अच्छे से समझने की कोशिश करना, ज़्यादा मुश्किल सवाल है नहीं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है, सिंप्लीफाई करना है। देख रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन के कितने सवाल आ रहे हैं। तो आपको, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना आया? 2। अब 2 का भाग देंगे 48 में तो कितनी बार जाएगा? 2.4 बार। तो इनको क्या करते हैं? मल्टीपल कर लेते हैं। 0.5 प्लस 24 का मल्टीपल किया, 24 दूना 48, 0.48 माइनस 2 का भाग देंगे 90 में तो कितना गया? 0.45 आ गया है। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। अगर 0.50 में से 0.45 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 0.05 बचेगा। इसको ऐड कर देते हैं, कितने हो गए? 0.53। कितना हो गया? 0.53 हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.53। क्लियर है दोस्तों? क्या अब हम आगे बढ़ जाए? आप बोलोगे जी सर। चलो फिर से सिंप्लीफिकेशन, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इस वाले पोर्शन को कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, 7 और 3 कितने हो गए? 10, 10/7 हो गया। बटे 1 के बटे में है तो उल्टा हो जाएगा, 7/10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 7/10। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 5/4 प्लस 7/10 माइनस 4/3। अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना है? ऐसी संख्या लेंगे जिसमें सबका भाग जाए। एलसीएम लेंगे, 30 नहीं ले सकते, 60 एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे? 60 एलसीएम ले लेंगे। तो 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार गया? 15 बार। 15 को 5 से मल्टीपल कीजिए, 75 प्लस 10 का 6 बार, 7 6 की 42 माइनस 3 का कितनी बार गया? 20 बार। तो 20 बार गया तो कितना हो गया? ये 80। ठीक है, 80 हो गया है। तो 80 और 75
75 जाएगा 80 में से तो -5 बचेंगे, और 42 में से -5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 37/60 बचेंगे। तो आंसर क्या है? 37/60 आपका आंसर आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ जाते हैं आप। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा है, तो मैं आपको बोलकर बता देता हूं। क्वेश्चन में है कि रामानंद अपनी आय का 48% खाद्य पर, 25% मकान के किराए पर और 12% वाहन पर खर्च करता है, और शेष आय का 60% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। उसके पास बची शेष आय उसकी आय की कितनी प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि जो 48% है वो खाद्य है, खाने पर करता है 48%, प्लस वो करता है 25% मकान के किराए पर, चलो ठीक है, प्लस 12% परिवहन पर, मतलब आने जाने के खर्चे पर करता है। तो टोटल कितना खर्चा कर दिया इसने? 12 और 48 कितने हो गए? 60। 60 और 25 कितने हो गए? 85%। कितने खर्च कर दिए इसने? 85% खर्च कर दिए। तो बचे कितने? 15% बचा। अब 15% का भी 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो 15 का 60% कितना हो गया? 3/5। तो 5 से मल्टीपल किया, कितना हो गया? 5। तो 9% किस पर खर्च कर देता है? शिक्षा पर खर्च कर देता है। 15 में से 9 गया तो बचा कितना? 15 - 9, 6% शेष बचा है। उसकी आय का कितना बचता है? 6% बचता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? चलो कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर परेशानी है, समझ में नहीं आया है, तो आप उसे दोबारा देखिए। अगर फिर भी परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बताइए क्या परेशानी आ रही है। मैं आपके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। तो धारा की चाल आपको बताना है। तो क्या है, जो धारा की दिशा में है उसको अपन क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन चेंज कर लेते हैं, डाउन स्ट्रोम बोलते हैं। और जो विपरीत दिशा में चलता है उसे अप स्ट्रोम बोलते हैं। जो धारा की चाल है, नाव है, नाव की चाल को अपन क्या करते हैं? एक्स मानते हैं, और धारा की चाल को वाई मानते हैं। जब भी आपको डाउन स्ट्रोम और अप स्ट्रोम दे रखा हो और नाव की चाल एक्स पूछा हो, तो क्या होता है? डाउन स्ट्रोम प्लस अप स्ट्रोम बटे में 2, क्या होता है? 2 होता है। और आपसे नाव की चाल पूछा हो, धारा की चाल पूछा हो, नाव की चाल तो क्या होगी? डाउन स्ट्रोम प्लस अप स्ट्रोम बटे में 2। और आपसे धारा की चाल पूछा हो तो होती है डाउन स्ट्रोम माइनस अप स्ट्रोम बटे में 2 होती है। तो यहाँ क्या पूछा है? धारा की चाल पूछी है। तो धारा की चाल हमें बतानी है। धारा की चाल क्या है? डाउन स्ट्रोम कितना है? 25 माइनस अप स्ट्रोम कितना है? 15 बटे में 2। क्या आ गया? 10/2 आ गया। भाग देंगे, कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। जो धारा है उसकी चाल कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। अगर आपसे नाव की चाल पूछ ले तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्या दे रखा हो? धारा की चाल और नाव की चाल दे रखी हो, तो डाउन स्ट्रोम करने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, और अप स्ट्रोम करने के लिए नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया है? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई परेशानी थोड़ी है। चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है।
सवाल में आपको दे रखा है कि जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो 12, 15, 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 5 बचाती है, उसको 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज सीख लीजिए। जैसे कोई संख्या अपने पास 85 और उसके अंदर हम 20 का भाग देते हैं, क्या करते हैं 20 का भाग देते हैं, तो कितना शेषफल बचता है, कितना बचा है 5। अब किसी आदमी ने कहा कि जो ये शेषफल बचा है उसके अंदर 4 का भाग दो, नहीं शेषफल में नहीं, इसी संख्या के अंदर अगर 4 का भाग दे तो कितना शेषफल बचेगा। तो अब 4 का भाग, एक आदमी तो क्या करेगा जो 85 है उसके अंदर ही 4 का भाग देने लग जाएगा, लेकिन आपको 85 के अंदर 4 का भाग नहीं देना है, क्योंकि जो 20 है उसके अंदर 4 है, तो 85 के अंदर 4 का भाग तो पहले ही लग चुका है। तो जो शेषफल बचा हुआ है उसके अंदर 4 का भाग नहीं लगा है, क्योंकि 20 बड़ी संख्या है और 4 छोटी संख्या है 5 से, तो 4 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। तो चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 12, 15 और 20 कोई संख्या है, उसमें तीनों का भाग देते हैं तो 5 बचता है शेषफल। तो 4 का भाग देने पर कितना बचेगा। अब 4 का भाग देंगे तो 4 12 में भी है और 20 में भी है, तो जो संख्या है उसके अंदर 4 का भाग तो लग चुका है। लगा किसके अंदर नहीं है, लगा 5 के अंदर नहीं है, तो 5 के अंदर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका शेषफल है 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 3 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि इसमें प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो एक बात आप पहले ही समझ लीजिए कि जो माध्य होता है और जो एवरेज होता है वो दोनों सेम होते हैं। तो हमारे पास 3 संख्या है, एक तो 5 है, एक 3 है, कितने हैं, एक तो 5 है, एक 3 है और एक 4 है। ठीक है, 5 है, 3 है और 4 है, या फिर 4 की जगह अपन क्या मान लेते हैं 7 है। तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 5 3 8 7 15, 15/3 होगा। कितना होगा 15/3, तो कितना हो गया 5 हो गया है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए इस संख्या में 3 3 बढ़ा दीजिए, कितने बढ़ा दीजिए 3 3, तो ये संख्या हो गई 8, ये संख्या हो गई 6 और ये संख्या हो गई 10। अब इसका माध्य कितना हो जाएगा, तो माध्य कितना हो गया 6 8 14 और 10 24, 24/3। तो 3 का भाग देंगे कितनी बार गया, 8 बार गया। तो हमने यहाँ पे कितना बढ़ाया था, 3 बढ़ाया था, और यहाँ पर कितना बढ़ा है 3 बढ़ा है। तो जो नंबर हम संख्या के अंदर बढ़ाएंगे प्रत्येक संख्या के अंदर, वही नंबर किसमें जोड़ा जाएगा, उसके एवरेज में जुड़ जाएगा। चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्या सीखे आप यहां से, जो नंबर हम प्रत्येक संख्या में बढ़ाएंगे वही नंबर उसके एवरेज या माध्य में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 15 माध्य है 3 संख्याओं का और प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है, तो नया माध्य कितना हो जाएगा, तो 2 15 में जुड़ जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जो कंटेनर ए है उसमें 30 लीटर शुद्ध दूध है जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है, और कंटेनर बी में भी शुद्ध दूध है, उसकी जो कीमत है 50 लीटर, वो 50 लीटर शुद्ध दूध है, उसकी कीमत है 50 रुपये प्रति लीटर। सभी सामग्री को एक साथ मिला दिया जाता है, तो मिश्रण की प्रति लीटर औसत कीमत कंटेनर ए के दूध की प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है, ये आपको बताना है। तो चलो
जो ए है और यहाँ पे बी कंटेनर है। ए के अंदर कितना दूध है 30 है और बी के अंदर कितना है 50 है। तो क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3:5 के रेशो में हो गया है। ठीक है दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ये चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कंटेनर ए है 30 लीटर दूध है वो 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है। किस हिसाब से है 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। और जो 50 लीटर दूध है वो 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं 50 को 40 प्लस 10 नहीं लिख सकता। तो आप बोलोगे जी सर आप लिख सकते हो, 50 को 40 प्लस 10 लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। जब मैंने 50 को 40 प्लस 10 लिखा तो आपने देखा तो ये जो 40 है दोनों तरफ आ रहे हैं। क्या आ रहा है 40 दोनों तरफ आ रहा है। तो 40 तो इसका जो एवरेज मूल्य है वो तो है ही, लेकिन 40 से अधिक है 10। तो कितने पर 10 अधिक है 5 पर 10 अधिक है। तो 5 पर 10 अधिक है कितना हो गया 50। और टोटल कितने पे अधिक है 5 और 3 8 पर अधिक है। तो 50 में 8 का भाग देंगे 6.25 पर देंगे। तो ये 40 से 6.25 अधिक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो औसत कीमत हो कंटेनर ए के दूध से प्रति लीटर औसत कीमत से कितनी अधिक या कम है ए के से। तो ए की कितनी है 40 है, तो 40 से कितना ज़्यादा है 6.25 ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही है कि जो ए का दूध है उससे ये कितना ज़्यादा है 6.25 रुपये अधिक है। समझ आ गया है दोस्तों, क्या ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं, जिसे क्या लिख सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं पाई आर आर प्लस एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमें दे रखा है ऊंचाई दे रखी है, जैसे कोई शंकु है इसकी ऊंचाई दे दी कितनी 15, त्रिज्या दे रखी है 8। तो जो एल है त्रिज्या की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 15 17, कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो एल अपने पास आ गया है, जो एल है वो कितना है 17 है। तो अब क्वेश्चन को करते हैं पाई, पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं है, पाई को ऐसे कैसे रखना है। ठीक है, आर की वैल्यू है 8 इंटू यहाँ पे कितना है 8 प्लस 17, तो कितना हो गया 8 प्लस 17 कितने हो गए 25। तो कितना हो गया 25 8 200, 200 पाई आ गया है। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना निकल कर गया है 200 पाई निकल कर आया है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि एक्स वाई की व्युत्क्रमानुपाती है और x इक्वल 4 होने पर y इक्वल 6 है, तो y बरोबर 32 होने पर x इक्वल क्या होगा। तो ये x है, ये x1 है, ये y y1 है, ये y y2 है और ये x x2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है x व्युत्क्रमानुपाती है 1/y की। ठीक है दोस्तों, तो x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 4 है, तो x2 की वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वल क्या है, तो y व्युत्क्रमानुपाती है, x1 ऊपर आया है तो x वो जो y1 है वो नीचे आएगा, अच्छा, और y2 क्या आएगा ऊपर आएगा।
32। चलो कैंसिल करते हैं, 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार गया। तो x2 है वो निकल कर आया है कितना? 6/8, जिसे लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 3/4 आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या आप लोगों के समझ में आ गया है? यस या नो के अंदर कमेंट में आंसर दीजिए। अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। LMNO, जो LMNO एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें M 102 डिग्री है, तो L और N की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है। तो LPN की माप कितनी है ये आपको बतानी है। चलो, MLNO एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक पहले सर्किल बना लेते हैं। सर्किल हमने बना लिया। तो यहां से चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज है LMNO, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गए। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो L और N है वहां से स्पर्श रेखाएं निकलती है और P पर मिलती है। यहाँ P पर मिल गई है। और ये हमें दे रखा है, जो M है वो हमें दे रखा है 102 डिग्री। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर P वाला है ये थीटा मान ले, इसे क्या मान ले? थीटा मान ले। तो जो ये वाला कोण है ये होता है 90 प्लस थीटा बटे 2। क्या होता है? 90 प्लस थीटा बटे 2 होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 102। कितनी दे रखी है? 102 दे रखी है। तो थीटा बटे 2 कितना हो गया? 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -90 करेंगे, कितना हो गया? 12। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 24 आ गई है। थीटा की वैल्यू 24 आ गई है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 24 हो गई है, 24 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज समझ में आ गई है? अगर समझ आ गई है तो अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफाई करते हैं। 16 प्लस √6 का स्क्वायर 6 माइनस 5 √3 कितने हो गए? 5 और 3 15 माइनस के 11 हो गए। तो ये कितने हैं? माइनस के 26 और ये प्लस के 22। तो इक्वल के कितने हो गए? माइनस के 4। तो सिंप्लीफाई किया जब इनको तो क्या आया? माइनस का 4 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। संख्या दे रखी है आपको ये वाली, और इससे आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। क्या है? HW है ये आपके लिए। कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, भाग देना सभी को आता है, तो आप इस सवाल को कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी बिल्कुल इजी है। 6, 8, 10 और 12 का औसत निकालना है। कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप निकाल सकते हो। 12 और 10 22 और 8 30 और 6 36 बटे 4 कितने हो गए? 9। इसका एवरेज 9 निकल कर आ गया है। कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है P और Q की आयु का अनुपात 5:9 है। यदि P की आयु 25 वर्ष है तो Q P से कितने वर्ष बड़ा है ये आपको बताना है। दोनों की क्या है? 5:9 है। ये P है और एक Q है। तो P की आयु हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 25। तो कितने का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल है। और पूछा है कि जो Q है वो P से कितने वर्ष बड़ा है। यहाँ कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। और एक की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ गया? 20 वर्ष बड़ा है। जो Q है वो P से 20 वर्ष बड़ा है। कौन सा ऑप्शन सही है?
ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 से विभाज्य है। अभी ऐसा ही सवाल पूछा था, पहले उसमें क्या दे रखा था, जो संख्या है वो क्वेश्चन में दे रखी थी और पूछा था ऑप्शन में भाई 21 से विभाज्य है, और यहाँ क्या दे रखा है, आपको संख्या दी गई है भाई जिससे विभाज्य है, और ऑप्शन में पूछा कि कौन सी संख्या इससे विभाज्य है। तो दोनों सेम से है, आप इसे भी कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए HW है, होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 189, 48 और 195 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ आपको भुजाएं क्या दिख रही है, बड़ी बड़ी दिख रही है। तो हम ट्राई करते हैं कि इसे अपन छोटी संख्याओं में लेके आए। तो छोटी संख्या ये 3 से विभाज्य है, तो ये कितनी आ गई, इसको 3 से काटेंगे तो कितनी आ गई, ये 6 और 3, ये 16, और इसको 95, 6 और 5, तो 63, 16, 65। तो जब आपको 63, 16, 65 दिख रहा है तो 16, 63, 65 याद आ रहा होगा। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। 16, 63, 65 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, छोटी दो भुजाओं का गुणा बटे में 2। तो छोटी दो कौन कौन सी है, 189 इंटू 48 बटे में 2 हो गया है। तो 2 से काटा कितनी बार, 16 बार, और 9 छकी 36, 6 यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने। ये सवाल एग्जाम में गलत पूछा गया था। क्या है, गलत पूछा गया था। ये भी सिंप्लीफिकेशन का था, लेकिन क्वेश्चन का और ऑप्शन का कहीं मैच नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जो सेकंड शिफ्ट के अंदर 35 सवाल पूछे गए थे मैथ के, वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने मॉर्निंग शिफ्ट जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर जो 35 सवाल पूछे गए थे मैथ के, वो कंप्लीट किए थे, उनको सोल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखें, या बाद में भी देख सकते हो, लेकिन वो आप जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही पहुंच जाए और आपसे कोई सी भी क्लास मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।